मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री व सिद्धांत सर पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत करके आ जाते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि मैं आपको कोई 11-12 की केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज हमें टॉपिक में क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कि जो बॉन्डिंग में जो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डी ऑर्बिटल का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं और सब लोग छोड़ के आते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। दूसरा क्या होता है कि प्रिज्मेटिक एंड एंटी प्रिज्मेटिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इनमें भी डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे लोग, पता है आप लोग इन स्ट्रक्चर्स के नाम से ही डरते हैं, आप लोगों को ये डर लगता है कि ये प्रिज्मेटिक एंटी प्रिज्मेटिक क्या है, लेकिन डोंट वरी, मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है मेरी आदत रही है, जब तक मैं किसी टॉपिक को पूरी तरह क्लियर नहीं करूँ तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो 2 सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन शुरू करते हैं। जून 18 में पूछा गया है, ये IF7 आपको दे दिया गया, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि IF7 में कौन सा डी इन्वॉल्व नहीं है। आप बोलोगे सर IF7 का जो हाइब्रिडाइजेशन है सर वो है sp3d3। वेरी गुड, sp3d3। और सर जो स्टेरिक नंबर है वो 7 है, दिख रहा है आपको। आप बोलोगे सर इसका जो अगर हाइब्रिडाइजेशन मैंने पूछा इसके डी में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 dxy dxz इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 2 dx2y² एंड dz² इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 3 dxy एंड dx2y² इन्वॉल्व नहीं है। एंड 4 dxz एंड dz² इन्वॉल्व नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं। ये है मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ठीक है। ये है मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये रहा मोनोकैप्ड। पूछा कि इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। इसी का सेम मान लीजिए ना, ये देखिए, एक वही कॉपी कर लीजिए ना, 1 2 3 4 आंसर दीजिए। तो ये जून 2018 में पूछा है, ये आपको जो है ये दिसंबर 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसका आंसर मुझे दीजिए निकाल कर, ठीक है। निकल गया होगा सभी का आंसर, होप सो। चलिए ठीक है, सभी के आंसर आ गए होंगे, पता है मुझे। देखिए भाई साहब, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए आपको और थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले क्या समझना होगा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास IF7, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 एटम कहाँ चले गए, एक्सियल पे, और बाकी के जो 5 है वो कहाँ हैं, इक्वेटोरियल पे, है ना। आपको ये सभी को पता है कि ये वाला जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाला जो होता है ये क्या होता है वाई एक्सिस, और ये वाला जो होता है ये वाला क्या होता है जेड एक्सिस। आप बोलोगे सर गलत बात मत करो सर, ऐसे हमने पढ़ा है सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। मैंने बोला हाँ ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, यहाँ नहीं चलता है ये। यहाँ आपको ये मानना होगा एक्स एक्सिस नीचे वाई एक्सिस या वाई एक्सिस ये हो गया, और जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ, जो अंगूठा होता है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है। आपको इस तरह मानना होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। चलो, आपकी बात यहाँ तक भी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, जरा गौर से देखिए। इसके पास हमारे पास क्या है यहाँ पर कि ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, देखो ये जेड एक्सिस है, ये वाला हो गया हमारा कौन एक्स एक्सिस, और ये वाला कौन हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अरे भाई साहब, वाई यही तो है और एक्स यही तो है। अब इसका मतलब देखो तो कि एक्स वाई प्लेन पर कितने एटम आ रहे हैं, या लिगेंड, आप लिगेंड बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन के लिगेंड होगा, नॉर्मल बॉन्ड एटम होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई पे कितने एटम आ रहे हैं, आप बोलोगे सर एक्स वाई पे 5 आ रहे हैं। सर एक्स वाई पे कितने लिगेंड या एटम आ रहे हैं, 5। और अगर बात करें जेड वगैरह पे तो जेड पे ज़्यादा नहीं आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स वाई जो प्लेन है वो बिल्कुल क्या है, क्राउडेड है। अगर ये क्राउडेड है तो इस एक्स वाई पे कोई एटम नहीं आना चाहेगा, इस एक्स वाई पे।
और साथ ही डी एक्स वाई पे भी नहीं आएगा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे भी नहीं आना चाहेगा। और अगर इसी तरह बात करें इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आंसर है इसका। अगर इसी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ भी तो वही बात है, गौर से देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समस्या ये है कि जब आपको बात की जाएगी मोनोकैप्ड की तो आपको ये नहीं पता होगा कि मोनोकैप्ड अगर है तो मोनोकैप्ड कहाँ है, आपको ये नहीं पता होगा। आपको लगेगा सर मोनोकैप्ड होता है कि एक्स एक्सिस पे हो सकता है कि मोनोकैप्ड वाई एक्सिस पे, हो सकता है कि ये माइनस एक्स एक्सिस पे हो सकता है कि माइनस वाई एक्सिस पे हो। जो मोनोकैप्ड एक ही एटम तो लगाना है, कोई एक एटम लगाना है, देखो ना कोई एक लगाना है। मोनोकैप्ड का क्या मतलब, कोई एक लगाना है। तो आप एक्स वाई में कहीं भी एक लगा दोगे, इसका मतलब है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मोनोकैप्ड एक्स पे गया कि वाई पे गया। इसका मतलब है कि एक्स वाई दोनों को आपको छोड़ना होगा। तो 1 सेकेंड, डी एक्स वाई को छोड़ेंगे हम एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि हम 1 सेकेंड डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर पे हमारा एटम नहीं जाएगा, बाकी सब पे हमारा जो होगा एटम जाएगा। अरे बात समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये था आपको, देखिए 2 टर्म हमने पढ़ा है और वो 2 टर्म कौन कौन से भाई, एक है आपको ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, एक क्या हो गया ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, और दूसरा होता है आपको स्क्वायर प्रिज्मेटिक और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। देखिए ये तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो गया। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, या एटम लिगेंड मानो चाहे एटम मानो, एनायन मानो, वो यहाँ है और बीच में मेटल होता है या बीच में कोई सेंट्रल एटम होता है। ये सारा बॉन्ड का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो बॉन्ड है ना, ये सारे फेक बॉन्ड है, ये सब कुछ नहीं है, ये बस दिखाने के लिए दिया गया है आपको। ये सब सिर्फ आपको क्या है, ये सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए, देखिए ताकि आपको पहचान हो सके कि हाँ भाई कुछ है। अब जरा गौर से देखो तो ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, बस बना दो, छोड़ नहीं सकते ऐसे, अच्छा लगेगा देखने, बना दो, यहाँ भी बना दो, क्या दिक्कत है। और इसके बीच में क्या होता है, बीच में इसके मेटल है, देखो क्या है इसके बीच में, इसके बीच में आपका मेटल है। चाहे मेटल ले लो, चाहे आप कोई जो है एटम ले लो। कोऑर्डिनेशन मानोगे तो मेटल मानोगे, कोऑर्डिनेशन नहीं केमिकल बॉन्डिंग मानोगे तो एटम मानोगे, लेकिन जो भी है तो है अपनी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो कि ये तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में तो आपको पता है। आपको पता है कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लिगेंड है, गौर से देखो, ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल कौन है यहाँ पर, तो ये डी जेड स्क्वायर है। गौर से देखो ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये ऑर्बिटल यहाँ पर डी जेड स्क्वायर है। देखो तो एक ऑर्बिटल आपका डी जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक ऑर्बिटल क्या हो गया आपको, तो एक ऑर्बिटल आपका डी जेड स्क्वायर हो गया। जहाँ अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर डी जेड स्क्वायर को ना सर यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ देखो सर इसने बहुत क्लोज रेंज में घेर रखा है। देखो ना 3 लिगेंड है तो उसने क्या किया, नज़दीक से घेर रखा है। अगर नज़दीक से घेर रखा है तो भाई साहब जो डी जेड स्क्वायर होगा उसकी एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी। अगर डी जेड स्क्वायर को घेर लेगा तो क्या डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी डी जेड स्क्वायर की एनर्जी। और अगर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई, अब क्या करें भाई, चलो दूसरा सोचते हैं, इसको रहने दो, हम डी जेड स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं। दूसरा सोचो कि चलो डी जेड स्क्वायर को हम यहाँ पर घेर दिए। अब इसके बाद ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। अब भाई साहब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2 चीज़ें हैं, एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो। और दूसरा कौन है, दूसरा एक और है, कौन, ये डी एक्स वाई। देखो अरे भाई साहब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई पे जो एग्जैक्टली होगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, लेकिन जो एग्जैक्टली नहीं होगा वो क्या बनाएगा, तो एग्जैक्टली जो नहीं होगा वो क्या बना देगा, तो वो डी एक्स वाई बनाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई क्या हो गया, बहुत ही कंफर्टेबल मोड में है, क्योंकि उनको ऊपर 3 और नीचे 3 वो काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप पता है क्या करने जा रहे हैं हम लोग इसको दूसरा स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करेंगे तो जाके समझ में आएगा, अकेले समझ नहीं आएगा। देखो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रिज्मेटिक, लेकिन हमें प्रिज्मेटिक नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा स्क्वायर प्रिज्मेटिक, लेकिन हमें प्रिज्मेटिक नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो ये प्रिज्मेटिक हो गया, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 और ये दूरी है इस तरह से, और यहाँ पीछे मेटल होती है, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं, प्रिज्मेटिक नहीं चाहिए स्क्वायर प्रिज्मेटिक, हमें चाहिए स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। सवाल उसी पूछा था कैसा होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखिए हमने क्या किया कि जो नीचे बनाया था
इसी डायरेक्शन को हमने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया 45 डिग्री से। अगर इसको 45 डिग्री से टिल्ट कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। देखो अगर इसको 45 डिग्री से टिल्ट कर देंगे तो देखो जो यहाँ था ये यहाँ चला गया, मतलब इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये टिल्ट दिखेगा आपको, ये क्या दिखेगा, ऐसे मुड़ा हुआ दिखेगा आपको, ये लगेगा जैसे कि किसी ने मोड़ दिया हो। तो ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो गया। चलो कोई ना, अब यहाँ भी वंस अगेन वही वाली बात हुई भाई साहब, बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मान लीजिए क्या आपके पास मेटल है, तो यहाँ भी इस तरह से dz स्क्वायर है। देखो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पर भी आपके पास dz स्क्वायर है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों dz स्क्वायर में, इसके dz स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर dz स्क्वायर के चारों तरफ जो लिगेंड है या मेटल एटम है ये दूर दूर है। देखो ये 3 था तो बिल्कुल सटा हुआ था, वो 4 है तो क्या हो गया, दूर दूर हो गए। अगर ये दूर दूर हो गया तो dz स्क्वायर पे इतना प्रेशर नहीं आया, dz स्क्वायर क्या हो गया, नीचे आ गया। dz स्क्वायर पे इतना रिपल्सन क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बिल्कुल नज़दीक से रिपल्सन होता है, वहाँ दूर दूर हो गए हैं, जिसके कारण रिपल्सन कम हो गया। तो dz स्क्वायर क्या हो गया, dz स्क्वायर नीचे आ गया। अब अगर dz स्क्वायर नीचे आ गया तो इसकी बात करें, अब बात करते हैं हम लोग dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dxy की। देखो जिस तरह से इसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर xy है, यहाँ भी तो x एक्सिस है, यहाँ भी तो y एक्सिस है, और यहाँ भी तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ भी तो क्या होगा, dxy आएगा। सोचो अब यहाँ से कंपेयर करो, इस dxy और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर पे ऊपर से 3 और नीचे 3 का आपको प्रेशर आ रहा है, जबकि उस dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dxy पे क्या हो रहा है, ऊपर 4 दूनी 8 का प्रेशर आ रहा है। सोचो डिस्टेंस उतना ही है बराबर, ऊपर वाले की इसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ से तो डिस्टेंस एक बराबर है। तो यहाँ 3 3 6 का प्रेशर आ रहा है dx स्क्वायर पे, और यहाँ 4 4 8 का प्रेशर आ रहा है। कहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा। अगर यहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा तो इस वाले का जो लेवल होगा वो dz स्क्वायर से क्या होगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड क्या dxy। देखो जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 3 6 प्रेशर कम है, नीचे आ जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dxy। अरे यार देखो तो यहाँ पर नीचे आ गया लेवल। अब आगे बात समझो कि एक लेवल ये था, एक लेवल ये था, ठीक है। अब अंतिम लेवल बचा मेरे पास, अब कौन कौन बचा, अब मेरे पास dxz बचा और dyz बचा। सोचो dxz dyz कहाँ कहाँ है। आप बोलोगे सर क्या सर स्ट्रक्चर को घिना के रख दिया, बोले कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हो ना, वही चीज़ काफ़ी है मेरे लिए। चलो गायब हो गया, आप जैसा चाहे मैंने वैसा ही कर दिया, लो पूरा गायब हो गया, खुश। लो अब सिर्फ किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी, dxz और dyz की। तो भाई साहब dxz हो जाए dyz, देखो dx, ये देखो ये रहा x एक्सिस, ये रहा z एक्सिस, तो xz हो चाहे y और yz यहाँ पर है, तो yz आपको कहाँ लाई करेगा, इन दोनों की, इसके और इसके बीच। देखो भाई साहब ये y ये z, इसी के बीच जो होगा कौन y लाई करेगा, ये dyz। अरे भाई साहब देखो ना इसके साथ है, ये इस एक्सिस पे है। देखो देखो जो dyz है इसके बीच लाई करेगा, यहाँ y और z के बीच। देखो ये देखो, जबकि dxz कहाँ है, ये x और ये z, तो ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ x और z के बीच में। देखो ये देखो x और z के बीच लाई करेगा, x y पे लाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों फिर से एक ही लेवल के हो गए। सोचो सोचो सोचो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ये देखो ये z ये x और z के लिए क्या होगा, इक्वल z के पास जाएगा, z के पास जाएगा, ऐसे आएगा। देखो ये क्या हो गया, dxz हो गया, और ये y और ये z, तो अब ये क्या होगा, देखो तो इसको x से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फिर से क्या हो जाएगा, dxz और dyz का एनर्जी लेवल इक्वल होगा। लेकिन वो होगा कहाँ, वो ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा, तो भाई साहब dxz yz जो भी होगा उसको खतरनाक लेवल का प्रेशर शो करना होगा, सबसे ज़्यादा उसी पे प्रेशर आएगा, सबसे ज़्यादा उसी पे रिपल्सन आएगा, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वो यहाँ रहे। अगर यहाँ रहेगा तब भी उसको z के भी, देखो z में जैसे ही गया, अच्छा देखो x y तो कांस्टेंट है। सोचो प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाओ, x y तो रहा कांस्टेंट, x y में तो कुछ भी हिलने से रहा, ये x y तो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक्स जेड हो चाहे वाई जेड हो, दोनों के पास एक्स और वाई तो इक्वल है, छोड़ दो। और जो जेड है, जेड भाई साहब बहुत हाई रिपल्सन के बीच में, देखो 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 कितना ज़्यादा रिपल्सन, 3 ऊपर, यहाँ देखो 3 यहाँ है, ये भी देखो 3 यहाँ है,
डी जेड स्क्वायर सिर्फ जेड के बीच में था, जबकि एक्स जेड और वाई जेड दोनों क्या जेड पे भी है, एक्स पे भी है, उसको एक्स वाई का भी रिपल्सन हो रहा है, जेड का भी रिपल्सन हो रहा है। इस खातिर ये चला गया कहाँ सबसे ऊपर, तो ये डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड यहाँ भी आ गया कहाँ पर, ये सबसे ऊपर डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इसको हम लोग एक बार समराइज करते हैं कि भाई साहब ठीक है हुआ क्या फिर। तो यहाँ पर हुआ मेरे साथ ये कि जो मेरे पास ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक था, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक में एक बेरी सेंटर है, यहाँ देखो यहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये नीचे आया। इसके ऊपर कौन है, डी जेड स्क्वायर देखो, और इसके ऊपर कौन है, डी एक्स वाई एक्स जेड और डी वाई जेड, देखो इसका एनर्जी का लेवल ऐसा आया। जबकि इसमें क्या आ गया एनर्जी का लेवल यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे नीचे कौन आ गया, डी जेड स्क्वायर, उसके ऊपर कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कौन है भाई डी आपको एक्स कौन एक्स वाई, फिर बीच में बेरी सेंटर, और सबसे ऊपर में कौन है ये डी एक्स जेड और डी वाई जेड देखो। तो ये आपका बेरी सेंटर का जो हो गया वो सिस्टम है रहा आपका, कि इसमें जो आपको ऐसा आया, इसमें आपको ऐसा आया। आपको पूरी बात समझ में आएगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर कर दिया। अब आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, पिछले क्लास में बताया था, आज की क्लास में भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, जब तक आप याद नहीं हो जाएगा तब तक बताऊंगा। मैंने आपको बोला था प्यारे बच्चे लोग, अब आपको जब मैं बोलूँगा प्रिज्मेटिक वर्ड की बात तो अब आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैंने प्यारे बच्चे लोग आपको बोला था, बहुत ही क्लियर वे में बोला था कि देखो ये आपको हो गया, देखो अरे यार देखो मैंने आपको बोला था क्या कि इस तरह से आपके पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। देखो ये क्या होगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है ना, देखो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल। तो जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के बारे में क्या है, इसको हम लोग बोले क्या आपको क्लोजो, क्या बोला था हमने ऑक्टाहेड्रल को, क्लोजो। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक लिगेंड लगा दिया। देखो ये 6 ये लिगेंड थे सारे, ठीक है, ये क्या है सारे लिगेंड है, एक लिगेंड लगा दो तो एक लिगेंड लगने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये सब कुछ वहीं रह जाएगा, एक लिगेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, यहाँ पर सारे लिगेंड हैं अपनी जगह पे, एक लिगेंड लग गया, एक और लिगेंड लगा दो तो अब ये क्या हो गया, पहले ये था क्लोजो था, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मोनोकैप्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या हो गया, ये मोनोकैप्ड हो गया। ठीक है, एक और लिगेंड लगा दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। देखो एक और लिगेंड लगा दिया हमने, अब ये क्या हो गया, ये डाई कैप्ड हो गया। एक और लिगेंड लगा दो तो क्या हो जाएगा, एक और लिगेंड लगा दो, देखो अब ये क्या हो गया, अब ये ट्राई कैप्ड हो गया। ठीक है, जबकि इससे एक लिगेंड घटा दो, एक लिगेंड घटा दो तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये मोनो डिकैप्ड हो गया। ये क्या हो गया, ये मोनो डिकैप्ड हो गया, एक लिगेंड और घटा दो तो क्या हो गया, तो ये डाई डिकैप्ड हो गया, एक और घटा दो, अब ये क्या हो जाएगा, ट्राई डिकैप्ड हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, यहां तक हमने बात की है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि समझो बात को, हमने बताया था आपको, एक ट्रिक सिखाया था मैंने आपको पिछले क्लास में। क्या ट्रिक था भाई, ट्रिक ये था, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल। ठीक है, ये ट्रिक था ना, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल। देखो चलो तो क्लोजो है, चलो से क्या हो गया, क्लोजो हो गया। ठीक है, अब जरा क्या हो गया इसका मतलब, जरा गौर से देखो, ये आपने क्या किया, सुबह, यानी कि जब आपने ये जो लिगेंड है, गौर से देखो, ये कहलाएगा आपको सुपर क्लोजो। क्या कहलाएगा ये सुपर क्लोजो। देखो डाई कैप्ड सुपर क्लोजो, रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सुपर क्लोजो, एक लिगेंड कम है, क्या हो गया, हाइपर क्लोजो। ये कौन है, क्लोजो। चलो के बाद निधि, ये कौन हो गया, निडो। ये कौन हो गया,
अरेक्नो, और अरेक्नो के बाद कौन हो गया ये हाई स्कूल। ये वाला जो ट्राई कैप्ड होगा ये क्या होगा, ये हाइपो होगा। और लगाओगे एक और बनेगा क्लैडो, क्या बनेगा, और लगा दोगे तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा क्लैडो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई साहब यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम तो इसमें क्या नाम देंगे इसका, हम बहुत आसान है इसका नाम देना। देखो मोनोकैप्ड हाइपरक्लोजो, डाइकैप्ड सुपरक्लोजो, क्लोजो, ठीक है, इसमें कोई नहीं लगा है। मोनो डिकैप्ड निडो, ठीक है, डाई डिकैप्ड अरेक्नो, ठीक है, ट्राई डिकैप्ड हाइपो, टेट्रा डिकैप्ड क्लैडो, मैंने पिछले क्लास में बताया था। और एक और इधर जो बढ़ाया था ये सुपर क्लोजो था, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा सुपर क्लोजो। इसका नाम क्या हो जाएगा ये, ओके लाइट कट गई थी। देखिए इसमें आपको जो चीज़ मुझे बतानी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है ना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले मोनोकैप्ड स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, मोनोकैप्ड का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल पूछा हुआ था, नाम दे एग्जांपल दे के पूछा था। तो मोनोकैप्ड का एग्जांपल था आपको TAF7, ठीक है, टेंटेलम हेक्टाफ्लोराइड, ठीक है ना, ये IF7 ये था, IF7 यहाँ था, लेकिन वो टेंटेलम हेप्टाफ्लोराइड था। देखिए ये IF7, अगर जैसे ही IF7 था, देखिए भूलने वाली बात प्रॉब्लम कहाँ होगी, आपके पास क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस नंबर SN जो है आपके पास कितना है 7 है, लेकिन जैसे IF7 देगा तो वो कहाँ चला जाएगा था, वो चला गया था आपको पेंटागोनल बाईपिरामिडल पे। लेकिन जैसे TF7 दिया गया टेंटेलम हेप्टाफ्लोराइड, वो कहाँ चला गया, तो वो चला गया आपको मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, याद कर लीजिए इसको, TAF7 मोनोकैप्ड ट्राइगोनल जो प्रिज्मेटिक, ये इसको याद रखिए, ठीक है। जबकि दूसरा जो हमने आगे देखा यहाँ से, इसको क्या हो गया इस डिवाइस को, अच्छा इसकी बैटरी चली गई है, एक सेकंड। चलो ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा मेरा ये था, इस वाले का एग्जांपल, ये जो ऑक्टाहेड्रल था, ये वाला क्या बोलते हैं इसको भाई साहब, ये देखो ये वाला एग्जांपल था, ठीक है, ये वाला, ये कौन था, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, IF8 माइनस, ठीक है, IF8 माइनस जैसे होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपको स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना, इसको याद रखना कि IF8 माइनस इसका जो है वो प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए। तो जैसे हमने स्टेरिक नंबर देखा, हमने 6 देख लिया, ठीक है, स्टेरिक नंबर हमने 7 को भी देखा, स्टेरिक नंबर हम लोग जो है 8 को देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टेरिक नंबर 8 में एक एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिया कि भाई साहब एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर प्रिज्मेटिक और साथ में एंटी प्रिज्मेटिक, दोनों, ये दोनों किसका एग्जांपल है, एंटी प्रिज्मेटिक। ये किसका है, स्टेरिक नंबर 8 का, इसमें ऑक्टाहेड्रल भी था और स्क्वायर प्रिज्मेटिक भी आपको यहाँ पर एग्जांपल आपके पास थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा कि इसका एग्जांपल जो इसका हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो sp3d4 भी होगा और sp3d3f भी हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ, स्टेरिक नंबर 8 के लिए sp3d4 भी हो जाएगा और sp3df भी हो जाएगा, d3f, देखो क्या बोला मैंने, sp3d4 भी हुआ और sp3d3f भी हुआ। अब अगर sp3d3f है तो हमारे पास यहाँ पर क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका तो सारा एग्जांपल इसी का है, ऑक्टाहेड्रल का जितना भी एग्जांपल होता है, ठीक है, 4 4 8, ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलते हैं इसको यार, इसको क्यूबिक बोल सकते हैं हम लोग, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, 8 को क्यूबिक भी बोल सकते हैं, क्यूबिक ऐसा ही होता है ना, 4 4 इधर है, 4 ऐसे, यही तो है क्यूबिक, ठीक है। चलो
तो मैंने क्या बोला कि भाई देखो 8 है तो स्टेरिक नंबर 8 के लिए sp3d4 भी होगा, sp3d3f भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा MOCN8 माइनस, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका हो गया MOCN8 माइनस, जो हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर मॉलिब्डेनम है, CN8 माइनस है, सॉरी मॉलिब्डेनम जो है +6 तक ही जाता है मैक्सिमम, तो -2 हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है, बाकी जितना एग्जाम्पल है वो तो इसका एग्जाम्पल सब 9, ये तो कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। कॉमनली इसका एग्जाम्पल स्पेशल एग्जाम्पल ये रहा आपको, ठीक है। तो ये आपको जो हो गया स्टेरिक नंबर, मैंने बात की किसकी, स्टेरिक नंबर मैंने 8 की भी बात की। अब एक बार स्टेरिक नंबर 9 की बात कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर 9 कैसा होता है बच्चे लोग, बस हम लोग अब लास्टली स्टेरिक नंबर 9 को देख लीजिए। देखिए स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास 9 है तो इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ReH9 3-, ये स्टेरिक नंबर 9 का एग्जाम्पल है। और ये होता कैसा है, तो ये ऐसा होता है, देखो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, इसमें ट्राई कैप्ड, देखो ये ऐसा होता है कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, 3 ऊपर देखो 3 नीचे, और यहाँ पर 3 कैप लगे हुए होते हैं, इसको 3 कैप, तीनों को 3 कैप, ट्राई कैप्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ट्राई कैप्ड, ठीक है। तो ये ReH9 3- का एग्जाम्पल है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक्चुअल में क्या होता है, बैटरी डाउन हो गया कैमरे का, ठीक है, इसलिए ये बार बार कट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत आराम से इसको कंप्लीट कर दूंगा। छोटा टॉपिक था इसलिए इसको बहुत ज़रूरी था पढ़ना, बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा है छोटे वाले टॉपिक को। और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, जितना बताया मैंने उतना पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और पक्का आएंगे, ठीक है। यानी कि इसका एक पोर्शन आपको फिर इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है, एक पोर्शन ऑर्गेनोमेट्रिक में पढ़ना है, लेकिन यहाँ जिसका मेन स्ट्रक्चर था कि वो दिखता है कैसा है, होता कैसा है, वो बताना बहुत ज़रूरी था, और वो मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ बताने की कोशिश की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय। डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल PGT एंड UPHESC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। UP PGT के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि जो बैच आपको UPHESC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए है, इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये UP PGT या राजस्थान PGT के लिए, और ये UPHESC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।